अस्सलाम वालेकुम। कोर्स स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की आज लेक्चर नंबर 16 है। पहला टॉपिक है इस लेक्चर का सेट थ्योरी। सेट थ्योरी में हम स्टार्ट करते हैं सेट की डिफिनीशन से। जिस तरह आपने लोअर क्लासेस में स्कूल लेवल पर आपने सेट की डिफिनीशन की थी, वही सेम डिफिनीशन है। अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज सेट। यहाँ दो बातों का जिक्र किया है कि कलेक्शन होगा, मजमुआ होगा ऑब्जेक्ट्स की, लेकिन वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होंगे। यहाँ पर मतलब है वेल डिफाइंड का मतलब जिसकी हम ऐसा कहते हैं कि हम इसकी पहचान की जा सके कि ये एक वेल डिफाइंड कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं। मतलब ये चीज़ें नंबर से ताल्लुक़ रखते हैं या किसी स्टूडेंट्स के नेम से, या नेम्स ऑफ बॉयज़ है, या नेम्स ऑफ डेज है, या नेम ऑफ ईयर्स है। कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी कैटेगरी जो वेल डिफाइंड कैटेगरी हो। एंड डिस्टिंक्ट का मतलब कि ये डिस्टिंक्ट यानी इसमें रिपीटिशन ना होगी, इसमें ये एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब मुख्तलिफ होता है कि दोबारा वो वही सेम एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। अच्छा, ये है सेट की डिफिनीशन। सेट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। सेट हमेशा डिनोट किया जाएगा, रिप्रेजेंट किया जाएगा कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। यहाँ पर कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी अप टू जेड, कैपिटल जेड तक हम इसका नाम दे सकते हैं। पहला सेट है ए सेट इक्वल टू 1 2 3। ये सेट है क्योंकि यहाँ पर ये तीन जो है ये नंबर है, ये हमें वेल डिफाइंड है कि ये नंबर से ताल्लुक़ रखते हैं और डिस्टिंक्ट भी है। कोई ऐसा एलिमेंट यहाँ नहीं है जो एक दूसरे से मुख्तलिफ ना हो, यानी 1 या 2 या 3 तीनों एक दूसरे से डिस्टिंक्ट है। दूसरे लफ्ज़ों में हम इस तरह कह सकते हैं कि कोई एलिमेंट्स रिपीट नहीं हुआ है, दूसरी यानी दोबारा कोई एलिमेंट्स नहीं लिखा गया है। बी इक्वल टू संडे मंडे, ये नेम ऑफ डेज है, जस्ट 2 नेम ऑफ डेज है, संडे और मंडे। और इसका मतलब ये भी सेट है क्योंकि ये भी एक दूसरे से डिस्टिंक्ट है और ये वेल डिफाइंड कैटेगरी से भी ताल्लुक़ रखते हैं, नेम ऑफ डेज से। सी सेट है बी सी, ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट से ताल्लुक़ रखते हैं और डिस्टिंक्ट भी है। डी इक्वल टू द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, ये भी एक सेट है क्योंकि प्राइम नंबर एक वेल डिफाइंड कैटेगरीज है और इसकी जो है ना ये डिस्टिंक्ट भी है, इसमें कोई रिपीटिशन नहीं होता। अच्छा, ये सेट इस तरह मैं इस तरह सेट लिखूँ कि ए इक्वल टू 1 2 3 2 और 5, यानी अगर ये है ये तो नॉट सेट है क्योंकि यहाँ 2 और 2 ये रिपीट हो रहे हैं, तो सेट में रिपीटिशन नहीं होगी। अच्छा, फाइनाइट सेट क्या होता है? फाइनाइट सेट इसको हम महदूद सेट या हम इसको मुतनाही सेट कहते हैं। सेट हैविंग लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू 1 2 3 अप टू 100, ये लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है यहाँ पर। दूसरा एग्जांपल बी इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर, यह भी फाइनाइट सेट है। तीसरा एग्जांपल सी इक्वल टू सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की सेट, यह भी फाइनाइट है, लिमिटेड है। सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th, ये फाइनाइट सेट की बात की। इसके बाद इन्फिनिट सेट जो लामहदूद हो, जिसकी आखिरी हद मालूम ना हो, इन्फिनिट सेट कहलाता है। इन्फिनिट सेट उसको उर्दू में कहते हैं लामहदूद। सेट हैविंग अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट। इन्फिनिट सेट में क्या होगा कि ए सेट हैविंग अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल टू 1 2 3, ये जो है ना ये अनलिमिटेड है क्योंकि आखिरी हद इसकी मालूम नहीं है। इस तरह हम दूसरे लफ्ज़ों में और एग्जांपल भी लिख सकते हैं कि बी इक्वल टू सेट ऑफ इवन नंबर्स, सेट ऑफ इवन नंबर्स। अच्छा, ये इवन नंबर्स की सेट जो है ये अनलिमिटेड है। इसकी हमें इवन नंबर्स तो है 2 4 6 8 10, लेकिन हमने ये नहीं बताया कि इवन नंबर्स, सेट ऑफ इवन नंबर्स कहाँ तक, अप टू 100 अप टू 1000 अप टू लाख अप टू, इसकी कोई लिमिट नहीं बताया है। ये अनलिमिटेड है तो इट्स मीन ये इन्फिनिट सेट है। अच्छा, इसके बाद टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट। एक सेट जो टेबुलर फॉर्म में हो, इसको तरीक़े इंदिराज हम उर्दू में कह सकते हैं कि एक सेट है, इसमें इसकी एलिमेंट्स जो हो, मिसाल के तौर पर मैंने लिखा कि अली, अनवर, अजमल, ठीक है। यह एक सेट है, इसमें नेम ऑफ बॉयज़ है और 3 नेम है। इसको मैंने एक सेट में ब्रैकेट्स में इनक्लोज्ड किया और इसकी एलिमेंट्स को मैंने लिस्ट किया, मैंने इंदिराज की। इसकी तरीक़े इंदिराज, इसको इसलिए उर्दू में कहते हैं, इसके इंदिराज की गई। तो ये टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में इसको कह सकते हैं। अगर मैं इसको इसी तरह लिखूँ कि ए इक्वल टू सेट ऑफ 3 नेम ऑफ बॉयज़ स्टार्टिंग विद ए। अच्छा, बॉयज़ के 3 वो नाम जो ए से स्टार्ट होते हैं,
ये अब मैंने लिख किया डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में और ये इसकी टेबुलर फॉर्म में है। दूसरी अगर सिंपल मिसाल मैं आपको दे दूँ कि ABC डॉट डॉट अप टू Z, तो ये सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, हम इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इस तरह लिखेंगे कि सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की सेट है ये। तो ये जो है ना ऐसे लेकर Z तक, इसको ये हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं और ये टेबुलर फॉर्म। अच्छा यहाँ पर नेक्स्ट जो मेथड ऑफ राइटिंग सेट है वो सेट बिल्डर नोटेशन है। इसको हम जस्ट रूल्स में लिखते हैं, एक रूल्स में डिफाइन किए होते हैं। लेकिन मिसाल के तौर पर मैंने लिखा कि A इक्वल टू X, सारे सेट्स को मैंने X सपोज किया सच दैट, फिर ये भी कहा कि X बिलोंग करता है मिसाल के तौर पर E1, कैपिटल E1 रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब कि ये जो एलिमेंट्स है ये E1 नंबर को बिलोंग करते हैं। एंड आगे फिर इसको बताया कि कहाँ से कहाँ तक है। तो जस्ट मैं लिख रहा हूँ कि X इज़ लेस देन आर इक्वल टू 10। अच्छा 10 से कम और 10 भी इसमें आर इक्वल टू 10 इंक्लूज है। तो इसको हम इस तरह, इसका मतलब कि 2 4 6 8 10 ये जो एलिमेंट्स है ये इस सेट में शामिल है। तो इस मेथड को हम कहते हैं सेट बिल्डर नोटेशन। अच्छा नेक्स्ट टॉपिक है सबसेट। सबसेट का मतलब ये होता है कि इफ़ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए कंटेन्ड इन सेट बी। मैं पूरा डेफिनेशन लिखने की कोशिश नहीं करूँगा, सिर्फ जस्ट रीड करूँगा क्योंकि टाइम वीडियो और भी लेंथी हो जाएगी। तो सेट ऑफ इफ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, अगर तमाम एलिमेंट्स ऑफ सेट ए कंटेन्ड इन सेट बी, अगर ए के तमाम एलिमेंट्स 1 2 3 ये तमाम एलिमेंट्स कंटेन्ड हो, शामिल हो 1 2 3 4 5 6 बी एलिमेंट्स बी सेट में, ए के तमाम एलिमेंट्स बी सेट में इंक्लूड है, इट्स मीन ए इज द सबसेट ऑफ बी। अच्छा इसका मतलब ये है कि ए के तमाम एलिमेंट्स बी सेट में शामिल होंगे, इसको हम सबसेट कहेंगे। ए सबसेट होगा बी का। अब सबसेट में प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट के बारे में पढ़ते हैं कि प्रॉपर सबसेट क्या चीज़ है। सबसेट का एक टाइप है कि अगर ए के तमाम एलिमेंट्स, जिस तरह मैंने लिखा ये वाला एग्जांपल कि ए इक्वल टू 1 2 3 और बी इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, कि ए के तमाम एलिमेंट्स बी में इंक्लूड हो और बी में कम से कम 1 या 1 से ज़्यादा ऐसा एलिमेंट हो जो ए में ना हो। मिसाल आप यहाँ नोट कर लें कि ए 1 2 3 और बी है 1 2 3 4 5 6, ये 1 2 3 यहाँ तो तमाम एलिमेंट इंक्लूड है, लेकिन बी में फिर 4 है 5 है 6 है जो ए में नहीं है। ऐसे एलिमेंट्स कम से कम आपको एक भी मिल जाए तो इसको हम कहेंगे ए इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि A subset of B and A is not equal to B। अच्छा ये जो है ना ये प्रॉपर सबसेट की मैथमेटिकल फॉर्म है कि A तो B का सबसेट होगा लेकिन A is not equal to B, A B के बराबर नहीं होगा। अगर हम इस तरह लिख के कि A is the subset of B, A is the subset of B and A is equal to B, तो ये होगा इम्प्रॉपर सबसेट। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं जस्ट एग्जांपल देता हूँ कि तमाम एलिमेंट्स बी में इंक्लूड है, लेकिन आप नोट करें कि बी में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो ए में ना हो। इन सिंपल वर्ड्स हम इस तरह कह सकते हैं कि ए के तमाम एलिमेंट्स बी में इंक्लूड है और ए और बी क्या है, बराबर है। लेकिन इक्वल टू बी का मतलब कि ए 1 2 3 और बी 1 2 सेम है। जब सेम है तो जाहिर बात है कि ए सबसेट होगा बी का और बी सबसेट होगा ए का। तो इम्प्रॉपर सबसेट पर फिर हम इसको कहते हैं कि जब इक्वल सेट हो तो इसको हम इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं। और इक्वल सबसेट के लिए अगर किसी ए और बी सेट को आपको इक्वल साबित करना, प्रूफ करना होगा, तो आप जस्ट ये साबित करेंगे कि ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए। अगर ए बी का सबसेट है, ए के तमाम एलिमेंट्स बी में है और बी के तमाम एलिमेंट्स ए में है, तो इट्स मीन के ए इज इक्वल टू बी, के ए और बी की क्या है, इक्वल है। नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा एक मैथमेटिशियन था, उसका नाम था जॉन वेन ने इस आइडिया को सबसे पहले रिप्रेजेंट किया, तो इसलिए इसके नाम वेन डायग्राम इसका नाम हो गया। और ये जो 1834 से 1923 तक ये साइंटिस्ट रहा, 1834 में ये पैदा हो गया और फिर 1923 में फौत हो गया। ये था जॉन वेन, इसने ये सबसे पहले ये आइडिया रिप्रेजेंट किया था। यहाँ पर आप हैंड आउट्स में भी नोट्स कर सकते हैं कि आपकी हैंड आउट्स है वर्चुअल यूनिवर्सिटी की, इसमें यहाँ पर आप इस रेक्टेंगल को देखें। ये जो रेक्टेंगल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एस सेट होगा, जिस तरह आप लोअर क्लासेस में इसको आप यूनिवर्सल सेट कहते थे और यू से रिप्रेजेंट करते थे। अब यहाँ जस्ट इसको एस से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ये वो सेट है जो बाकी तमाम सेट जो है ना इस सेट के सबसेट होंगे।
ये रेक्टेंगल जो है ये एस सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि बाकी ए बी सेट इसके सबसेट होंगे और ये सेट जो है ना उसको सर्कुलर रीजन पर रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब ये ए सेट है और ये बी सेट है। अब इट्स मीन यहाँ पर जो ए सेट के कोई भी एलिमेंट्स बी में इंक्लूड नहीं है और बी के भी कोई एलिमेंट्स ए में इंक्लूड नहीं है। कोई आसान लफ्ज़ों में हम इसमें कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, इसलिए एक दूसरे से अलग-अलग डायग्राम नोट करें। आप इस डायग्राम में तो ए सेट और बी सेट में आप एक जगह जो कॉमन नज़र आ रहा है, यहाँ पर यह वाली पोर्शन जो है ए सेट और बी सेट ओवरलैप हो रहे हैं, तो ये इट्स मीन कि ए सेट और बी सेट में कुछ एलिमेंट्स कॉमन है। तो वो कॉमन एलिमेंट्स यहाँ होंगे, वो ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो ए में भी है और बी में है, तो इसको हम कहते हैं ओवरलैपिंग सेट। और जिससे इससे पहले जो कॉमन नहीं थे उसको हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं, नॉन ओवरलैपिंग भी कह सकते हैं, आगे हम इसकी बात करेंगे। अच्छा, ये भी ओवरलैपिंग सेट की एग्जांपल है। अगर मिसाल के तौर पर ए सेट को आप नोट कर लें कि ए इक्वल टू 1 2 3 4, बी इक्वल टू 3 4 5 6। अब इसमें कॉमन है 3 4। अब वहाँ देखिए ये मैंने 3 4 कॉमन पोर्शन में लिख किया क्योंकि ये ए में भी इंक्लूड है और बी में भी है, कॉमन एलिमेंट्स है। और 3 4 के अलावा ए में 1 2 है, 1 से लेकर 4 तक है, तो 1 2 यहाँ इस पोर्शन में लिखा, और 3 4 के अलावा बी में 5 6 है तो इसको यहाँ लिखा गया है। अच्छा, ये है ओवरलैपिंग सेट की वेन डायग्राम पर रिप्रेजेंटेशन। और इसी तरह अगर इसकी यूनियन हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो ए यूनियन बी, अगर हम 1 2 3 4 और 3 4 5 6 की यूनियन कर ले, यूनियन में हम तमाम एलिमेंट्स लेते हैं 1 2 3 4 5 6 तक इसका यूनियन आएगा ए यूनियन बी। तो 1 2 3 4 5 6 ये तमाम एलिमेंट्स जो है ये ए और बी और कॉमन पोर्शन बी सबको फिर हम शेड करेंगे, ये जो है ए यूनियन बी रिप्रेजेंट होगा, ये जिस तरह इसको कलर शेड किया गया है। अब ए इंटरसेक्शन बी अगर हो तो इंटरसेक्शन बी मैंने यहाँ पॉइंट किया है। इंटरसेक्शन में हम ओनली कॉमन एलिमेंट लेते हैं, 3 और 4 कॉमन है दोनों सेट में, तो 3 और 4 इसकी इंटरसेक्शन है। अब इसको हम 3 4 जहाँ है हम इसको वहीं पर शेड करेंगे, वही इसको कलर देंगे। यहाँ मैंने इसको कलर दिया है कॉमन पोर्शन को, जहाँ पर 3 4 है, 3 4 यहाँ है, इसको मैंने कलर किया, बाकी पोर्शन को मैंने छोड़ लिया क्योंकि हम ए इंटरसेक्शन बी रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। अच्छा, इसके बाद डिसजॉइंट सेट, इससे पहले मैंने बता दिया कि डिसजॉइंट सेट वही सेट है, टू सेट एंड बी आर डिफाइंड विद डिसजॉइंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अच्छा, इसका नाम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये नाम प्रोबेबिलिटी में ज्यादातर यूज होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। आर नॉन ओवरलैपिंग भी इसको कह सकते हैं तुम, व्हेन दे हैव नो कॉमन एलिमेंट्स। अच्छा, इसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं होगा। मिसाल के तौर पर ए सेट है 1 2 3 और बी सेट है ए बी सी, तो इसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इट्स मीन ये डिसजॉइंट सेट है या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। सेट डिफरेंस की बात करते हैं। सेट डिफरेंस क्या चीज़ है? सेट डिफरेंस इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए, के वो एलिमेंट जो ए सेट को बिलोंग करेंगे, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, लेकिन वो एलिमेंट जो बी को बिलोंग नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर आप एग्जाम्पल से आपको ये क्लियर हो जाएगी, इस तरह आप कंफ्यूज होंगे कि ए सेट है 1 2 3 4 और बी सेट है 2 4 6 8। अच्छा, अब इस ए डिफरेंस बी इसको हम ए माइनस बी लिख सकते हैं, कुछ बुक्स में इसको ए डिफरेंस बी इस तरह भी कहा जा सकता है, ये और ये दोनों नोटेशन आप दोनों लिख सकते हैं। अब यहाँ मैंने ए माइनस बी इस तरह लिखा ए डिफरेंस बी, तो ए सेट 1 2 3 4 है और माइनस बी सेट जो है वो 2 4 6 8 है। अच्छा, यहाँ पर ए माइनस बी यानी ए से बी सेट सब्ट्रैक्ट कर ले तो 1। अच्छा, हमने कहा कि x बिलोंग टू ए को बिलोंग करेंगे लेकिन वो एलिमेंट b को बिलोंग नहीं करेगा, ये 1 एलिमेंट a को बिलोंग करता है। अब चेक करें कि b में तो ये एलिमेंट नहीं है। अच्छा, b में नहीं है, बस ठीक है, a को बिलोंग करता है और b को बिलोंग नहीं करता, ये कंडीशन पूरा उतर रहा है यहाँ पर इस 1 पर। ये 1 a में है, x बिलोंग टू a, x नॉट बिलोंग टू b, लेकिन बिलोंग टू b डज नॉट बिलोंग टू b में नहीं है, तो 1 ठीक है। अब 2 जो है ना 2 a में है, x बिलोंग टू a, x डज नॉट बिलोंग टू बी। अब चूंकि b में b है, a और b दोनों में है, तो इट्स मीन हम 2 को नहीं लिखेंगे। अब 3 ऊपर b में, उधर b में नहीं है, 3 लिख के 4 b में b है, 4 को क्रॉस करें। अब a सेट खत्म तो आपका काम भी खत्म, क्योंकि आप a से b डिफरेंस कर रहे हैं, तो आगे जो 6 और 8 के आपका कोई ताल्लुक नहीं, तो अब जस्ट 1 और 3 रह गया। अब इसको आसान तरीके से इस तरह लिख कर सकते हैं कि यहाँ 1 उधर नहीं है तो बस रह गया, 2 वहाँ है तो उसके साथ कैंसिल, 3 वहाँ नहीं है लिखो, 4 वहाँ है तो b में तो उसके साथ कैंसिल। अब ए डिफरेंस b का जो रिजल्ट है वो 1 3 है। इस डिफरेंस को हम वेन डायग्राम पर किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, असल में ये टॉपिक वेन डायग्राम की है, लेकिन मैं बस डिटेल से जा रहा हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी होती जा रही है, लेकिन आप आखिर तक देखें कि आपको 100% क्लियर हो जाए कि ये वेन डायग्राम जो है ये ए डिफरेंस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है।
ये ए सेट है और ये बी सेट है, क्योंकि ए सेट में एलिमेंट इंक्लूड है और ये जो पोर्शन है कि ए सेट में बी है और बी में भी है और बी में है, लेकिन आखिर वो एलिमेंट्स के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं था और जो कॉमन थे वो बी के साथ सब्ट्रैक्ट हो गए। इसको सिर्फ हम एक ही वो पोर्शन जो बी के साथ कॉमन नहीं हो रहा वो पोर्शन हम शेयर करेंगे। और अगर बी डिफरेंस ए की बात हम कर ले तो फिर हम बी की इस पोर्शन जो यहाँ पर ये जो पोर्शन है इसको हम शेयर करेंगे, ये कॉमन और ये ए पोर्शन ए सेट जो है इसको हम छोड़ लेंगे। अच्छा, ये ए डिफरेंस बी की वेन डायग्राम की रिप्रेजेंटेशन है। अब कम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेट, कम्प्लीमेंट क्या कहते हैं? कम्प्लीमेंट हम लोअर क्लासेस में किस तरह पॉइंट करते थे, जब यूनिवर्सल सेट से हम ए सेट कंप्लीट कर ले यूनिवर्सल सेट से हम ए सेट सब्ट्रैक्ट कर लेते तो हम कहते हैं कि ये कम्प्लीमेंट ऑफ सेट है। मिसाल के तौर पर ए कम्प्लीमेंट, इसको ए डैश भी लिख सकते हैं, ए स्मॉल सी भी लिख सकते हैं, जो भी हो, ए डैश इक्वल टू यू माइनस ए। अच्छा, यू सेट से ए सेट सब्ट्रैक्ट कर ले तो आपका ए कम्प्लीमेंट का जवाब आ जाएगा। अभी डिफरेंस आपने सीख लिया कि डिफरेंस किस तरह कर लेंगे। मिसाल के तौर पर यू सेट 1 से लेकर 10 तक है और ए सेट जो है 1 2 3 4 5 है, तो यू से 1 2 3 4 5 सब्ट्रैक्ट हो जाए तो 6 7 8 9 10 ए कम्प्लीमेंट में होंगे। अब यहाँ पर इसकी जो वेन डायग्राम की रिप्रेजेंटेशन है, अब यहाँ पर अगर आप ए कम्प्लीमेंट की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो वेन डायग्राम पर, तो आप ए सेट के अलावा जहाँ पर ए सेट है आप इसको छोड़ लें। यहाँ सर्कल आपको नज़र आ रहा है, ये ए सेट जो इसको, इसके अलावा बी सेट है या खाली यहाँ जो एस सेट की जो बाकी पोर्शन है इन सब को शेयर कर लें, सिर्फ ए को छोड़ लें। यहाँ पर इसका मतलब है कि ए के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स जो एस में है, बी में है, ये सारे ए कम्प्लीमेंट में इंक्लूड होंगे। अगर बी कम्प्लीमेंट की बात की जाए तो फिर हम सिर्फ बी सेट को छोड़ लेंगे, यहाँ पर इस तरह जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, फिर ए सेट को भी शेड करेंगे और बाकी पोर्शन को भी शेड करेंगे। अच्छा, यह है कम्प्लीमेंटेशन। फिर इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। सबसे पहले आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज को नोट कर लें कि इसका मतलब यह है कि ए इंटरसेक्शन, यहाँ पर इंटरसेक्शन है लेकिन इसमें अंदर यूनियन किया गया है और फिर इस राइट साइड पर ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट में है, फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसको प्रूव करने के लिए आप पहले ब्रैकेट सॉल्व करें और फिर इसके जो बाकी पोर्शन के साथ इसकी इंटरसेक्शन कर ले और दोनों के दरमियान में यूनियन है तो आप यूनियन कर लें। इसी तरह अगर ये यूनियन यहाँ यूनियन हो तो यहाँ इंटरसेक्शन होगा, फिर यहाँ यूनियन होगा, इंटरसेक्शन यहाँ होगा। इससे इसको कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आइडेंटिटी लॉ इसको कहते हैं कि जब ए और ए सेट की यूनियन कर ले, क्योंकि ए सेट 1 2 3 है, इसको आपने खुद ऐसे दोबारा यूनियन कर ले तो ए यूनियन ए इक्वल टू अगेन ए और ए इंटरसेक्शन ए भी इक्वल टू अगेन ए। ये आप नोट कर ले, आपके एमसीक्यूज में आ सकते हैं। और आइडेंटिटी लॉ इसको कहते हैं कि जब एस यानी सेट एस जो सबसे जो बड़ा सेट होता है जिसके तमाम एलिमेंट्स इसमें इंक्लूड होते हैं, जब एस सेट की एस सेट से यूनियन कर ले तो वही एस सेट दोबारा मिलेगा आपको, क्योंकि हम यूनियन में तमाम एलिमेंट्स लेते हैं और एस में तमाम एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं और ए तो एस का सबसेट होता है। फिर ए इंटरसेक्शन एस से ए आ जाएगा क्योंकि ए और एस ए सेट के तमाम एलिमेंट्स एस में इंक्लूड होते हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पर जो कॉमन एलिमेंट्स वो होंगे जो ए में होते हैं, यहाँ पर भी होंगे, और बाकी जो एस में बाकी तमाम एलिमेंट्स हैं वो तो ए में नहीं होंगे, तो इट्स मीन यहाँ पर हमें ए गिवन होगा। फिर ए यूनियन एम्प्टी सेट, ये जो पाई है ये एम्प्टी सेट खाली सेट रिप्रेजेंट करता है, इक्वल टू ए इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट इक्वल टू एम्प्टी सेट। ये जस्ट आपको याद करना पड़ेगा। कम्प्लीमेंटेशन लॉज, जब ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट इक्वल टू एस सेट एस, ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू एम्प्टी सेट खाली सेट, ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट होगा या, क्योंकि ए इंटरसेक्शन ए नहीं है, ए के ऊपर कम्प्लीमेंट है, या यहाँ कम्प्लीमेंट होगा, अगर यहाँ नहीं है तो यहाँ होगा। ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट इक्वल टू एम्प्टी सेट और ए कम्प्लीमेंट अगेन कम्प्लीमेंट अगर हम ले लें तो ए के बराबर होगा, और एस कम्प्लीमेंट इक्वल टू एम्प्टी सेट खाली सेट। और यहाँ पर इस तरह डिमॉर्गन्स लॉ का मतलब अगर दो सेट है ए यूनियन बी, इसके हम यूनियन कर लें और फिर होल कम्प्लीमेंट माइंड कर लें, और फिर इसकी अगर हम अलग कम्प्लीमेंट कर लें, उसके इंटरसेक्शन कर लें, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। इसी तरह यहाँ पर भी यूनियन की जगह इंटरसेक्शन, तो यहाँ यूनियन होगा। अच्छा, ये है डिमॉर्गन्स लॉ के बाद पार्टीशन ऑफ सेट्स की बात करते हैं कि सेट को किस तरह हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। एक सेट है तो आप इसको पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं। आप इस एग्जांपल को नोट कर लें कि एस सेट है ए बी सी डी ई, यहाँ पर ए बी फिर सी डी ई, इसको दो पोर्शन में डिवाइड किया, ए बी को अलग किया और सी डी अलग, ये दो पार्ट्स हो गए इस सेट के, इसको हम पार्टीशन ऑफ सेट कहते हैं। क्लास ऑफ सेट्स, सेट ऑफ सेट इज कॉल्ड क्लास के एक
कि एक सेट के अंदर जिस तरह सेट के अंदर एलिमेंट्स होते हैं ना, कि अगर एक सेट के अंदर सेट शामिल हो जाए तो इसको हम क्लास ऑफ सेट कहते हैं। पावर सेट द क्लास ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए इज कॉल्ड अ पावर सेट। मिसाल के तौर पर एक सेट है ए, पावर सेट यहाँ पेज पर बताऊंगा पावर सेट क्या चीज़ है। अगर ए सेट है 1 2, ठीक है। अब मैं पी ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए क्या होगा, सबसे पहला खाली सेट इसमें इंक्लूड होंगे क्योंकि एम्प्टी सेट इस सेट का सबसेट है, 1 भी है 2 भी है और 1 2 भी है। अच्छा, और फिर इसको बड़े सेट में इंक्लोज करो। अच्छा, एक सेट के अंदर ये तमाम सेट्स शामिल है तो इसको पावर सेट कहेंगे, लेकिन ये सेट ऑफ सेट क्लास ऑफ सेट कहते हैं। लेकिन यहाँ पर पावर सेट इसलिए कहते हैं कि इस यहाँ पर उस सेट के तमाम सबसेट शामिल हैं। अगर हम एक सेट के तमाम ऑल सबसेट्स हम एक सेट में इंक्लोज कर लें तो इसका पावर सेट होगा। अब ये पी ऑफ ए जो है ना, ये पावर सेट ऑफ ए है, इस ए सेट की पावर सेट है। और यहाँ पर 2 एलिमेंट्स है तो हम 2 पावर n जो इसका फार्मूला होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है तो 2 पावर 2 इक्वल टू 4 सबसेट होंगे। अगर a इक्वल टू या b हो जो भी हो इक्वल टू 1 2 3 तो यहाँ पर नंबर ऑफ सबसेट इसके 2 पावर n तो 2 पावर 3 इक्वल टू 8 सबसेट होंगे। फिर इस तरह इसके पावर सेट में 8 सेट आएंगे। तो इसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस लेक्चर की, यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या चीज़ है? अच्छा, कार्टेशियन प्रोडक्ट आप इस सेट को नोट कर लें कि ए क्रॉस बी, ये क्रॉस बी पर रिप्रेजेंट, जब ए सेट है और बी सेट है तो दोनों की आप कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लें तो इस तरह ए क्रॉस बी इस तरह लिखोगे। इक्वल टू इसमें ऑर्डर्ड पेयर्स शामिल होंगे x, y। x क्या होगा? x बिलोंग टू ए, x वो एलिमेंट्स होगा जो ए सेट से उठाया जाएगा। और y क्या होगा? y एंड y बिलोंग टू बी, y वो एलिमेंट्स होंगे जो b से उठाए जाएंगे। मिसाल के तौर पर ए सेट है, ए सेट 1 2 3 है और बी सेट 4 और 5 है। अच्छा, तो यहाँ पर इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट मैं करता हूँ। ए क्रॉस बी इक्वल टू 1 4 1 5, 1 4 से भी ले 5 से, फिर इस तरह कॉमा 2 की बारी है तो 2 4 2 5, नेक्स्ट 3 4 3 5। अच्छा, यहाँ पर ये सेट ख़त्म हो गया। ये एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी हम इसको कह सकते हैं। अच्छा, इसी तरह हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं, यहाँ पर आप हैंड आउट्स में भी देख सकते हैं इसकी एग्जांपल। अच्छा, मिसाल के तौर पर एक कॉइन्स है ना, तो इसमें इसकी जो पॉसिबिलिटी है या हेड है या टेल है, तो इसी तरह ए सेट में हेड या टेल इसकी 2 पॉसिबिलिटी है। तो इसको अगर मैं 2 टाइम्स टॉस्ट कर लूँ तो इट्स मीन यहाँ पर इसके जो पॉसिबिलिटी होंगे या तो हेड एक दफ़ा भी हेड, दूसरी दफ़ा भी हेड, फिर पहली दफ़ा हेड, दूसरी दफ़ा टेल, फिर पहली दफ़ा टेल, दूसरी दफ़ा हेड और दोनों दफ़ा टेल, इस तरह आ सकते हैं। ये दिस इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ दिस। तो यहाँ पर 1 2 3 4 पॉसिबिलिटी है। अगर मैं इसको 3 टाइम्स टॉस्ट कर लूँ इस कॉइन को तो तीनों दफ़ा हेड आ सकते हैं और इसी तरह 2 दफ़ा हेड, 1 दफ़ा टेल, इसी तरह पॉसिबिलिटी होंगे फिर, क्योंकि 8 पॉसिबिलिटी फिर होंगे। इसी तरह आप सोन आप ये कर सकते हैं, ये आपकी प्रोबेबिलिटी में काम आएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद की टॉपिक जो है ट्री डायग्राम है, इसको ट्री डायग्राम कहते हैं। यहाँ पर इसको नोट कर लें। और दूसरा एग्जांपल यहाँ पर लिखा है कि अगर एक ABCDEFGH तक लॉजिकल वेज टू लॉक दिस प्रॉब्लम टू सी वेयर द 8 रिंग्स in the log, each of which can have any of the 10 figures 0 to 9। अच्छा, एक जो जिस तरह लॉग्स की रिंग्स होते हैं, इसमें नंबर होते हैं 0 1 2 3 अप टू 9 तक, जिसको आप इस तरह घुमाते हैं हाथ से, 0 ऊपर करते हैं, 1 2 3 इस तरह आते हैं। फिर ये इसमें भी 10 डिजिट्स है, इसमें भी 10 डिजिट्स है, इस तरह 8 रिंग्स है। तो इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है, कितने टाइम इसको लॉक करवा सकते हैं तुम, कि यहाँ पर आप नोट कर लें 10 टाइम तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, इस 10 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है, इक्वल टू 100 मिलियंस पॉसिबिलिटी है इस लॉग की। ये थी ट्री डायग्राम और इसकी पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट यहाँ पर ये लेक्चर 16 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट 17 लेक्चर में हम पढ़ेंगे परमुटेशन, कम्बिनेशन के बारे में, और इसके अलावा रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैम्पल स्पेस, इवेंट्स वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंशाल्लाह आप हमारे साथ रहिए। अभी इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।